साथियों नमस्कार। साथियों कल एक और तमाशा हुआ। तमाशा था कांग्रेस जनता पार्टी का। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ता नियुक्त कर दिए। ये किस बेसिस पे किए, किसने कहा, किसने वोटिंग कराई, किसने चुना, कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र की मांग ये लोग करते हैं, लेकिन इनके यहाँ ही लोकतंत्र नहीं है। बहरहाल इन तीनों प्रवक्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने बताया कि 6 जून को जो अभिजीत दीप के यूएस से भारत आ रहा है, प्रोटेस्ट करेगा, उसको लेकर के कुछ सवाल जवाब थे। ठीक है साहब, हमने भी सुना, देखा, सुनते रहे। फिर गौर किया इन तीनों चेहरों पर। इनमें से 2 चेहरे बड़े जाने पहचाने से लगे, तो हमने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया और उसके बाद तो फिर इंटरनेट पे एक के बाद एक रील्स आने लगी और इनका एक्सपोजर होने लगा। आज इसी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो ये प्रोटेस्ट कराने की योजना है, ये योजना कोई अचानक नहीं बनी है। पूरी थीम तैयार की जा रही है लंबे समय से। कैसे की जा रही है, बस ध्यान से सुनना। आप जानते हैं कि जैसे हमारे देश में कोई भी विपक्षी पार्टी हो, फिर चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, या डीएमके हो, या टीएमसी हो। टीएमसी को अब तक सबसे मजबूत माना जा रहा था। जब ये सब हार गई, कोई भी बीजेपी के सामने टिक नहीं पा रही, लोकतांत्रिक तरीके से सब हारते चले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में इन लोगों ने सोचा कि भाई मोदी को वैसे तो हरा नहीं सकते, कोई ना कोई मुद्दा लेकर के प्रोटेस्ट कराते हैं। प्रोटेस्ट कराने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। पिछले साल इन्होंने बहाना ढूंढा था एयर पोल्यूशन का, कि दिल्ली में देखो कितना पोल्यूशन है, सरकार क्या कर रही है। जबकि 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब इन्हें होश नहीं आया। ठीक है, उससे पहले इन्होंने किसान आंदोलन करवाए, किसानों को भड़काने का प्रयास किया। इन्हें पता है देश में किसान हर जगह हैं, हर जिले में है, हर गांव में है। किसानों को अगर एक बार भड़का दिया तो सबके सब सड़क पे आ जाएंगे और मोदी सरकार गिरा देंगे। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर भी जो ड्रामा हो रहा था, जो खालिस्तानी वहां पर घुस गए थे, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद जब इन्होंने ये बहाना पकड़ लिया नीट वाला, कि नीट का पेपर आउट हो गया, यूजीसी का आउट हो गया, कभी सीबीएसई का बहाना बना रहे हैं, मैंने माना ये सरकार की विफलता है। सरकार ठीक से पेपर नहीं करा पा रही है लंबे समय से, माना। लेकिन पिछले 25-30 साल से पेपर आउट हो रहे हैं। पहले तो पैसे देकर के भर्तियां होती थी, यूपी में तो खुलेआम भर्ती चलती थी, हर जगह ही चलती थी, तो वो इनको एक्सेप्टेबल था। अब इनको अचानक से कमियां नजर आने लग गई हैं हर जगह। ठीक है, कोई भी सरकार काम करती है, उसमें कुछ विफलताएं भी होती हैं, कुछ चीज़ें उसके अगेंस्ट भी जाती हैं, कई बार सरकार गलती भी करती है। ये सब इतनी गुंजाइश हमें रखनी चाहिए कि सरकार को थोड़ा मौका दे के रखें, क्योंकि यही सरकार है जो कोरोना जैसे काल से हमें निकाल के लाई है। यही सरकार है जो वर्तमान काल से भी निकाल के लाएगी, जहां ईरान वॉर के चलते तेल महंगा हो गया है, महंगाई सर पर खड़ी है, जहां एलिनो सर पर खड़ा है, सूखा पड़ सकता है, जहां पर हम देख रहे हैं कि किसी भी वक्त हमारे किसी बॉर्डर की तरफ से कुछ भी हरकत हो सकती है, फिर चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, इस तरह की गतिविधियां अभी बन रही हैं। इसी का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। इन्होंने कहा कि भारत इस समय भारत क्या दुनिया प्रेशर में है, लेकिन भारत भी प्रेशर में है। ऐसी स्थिति में अगर इस पर एक और आंदोलन लाद दिया जाए तो मोदी इस बार नहीं उठ पाएगा। तो साहब ये कांग्रेस जनता पार्टी नाम की जो बनी, स्टार्टिंग में तो इसका बबल बनता गया, लेकिन जैसे ही लोग समझ गए कि ये आम आदमी पार्टी का ही दूसरा स्वरूप है, तो लोगों ने इससे अपना मोह भंग कर लिया और जो थोड़े बहुत जेन्युइन सब्सक्राइबर इससे जुड़े थे, उन सब ने वापस जाना स्टार्ट कर दिया। और देख रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी से हर दिन 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स कम हो रहे हैं और इनके जो बॉट थे, जितने भी फर्जी सब्सक्राइबर थे, वही इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनकी बात का कोई खास मतलब रहा नहीं है। फिर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 लोग दिखाई दिए, इन 3 लोगों के बारे में जब अध्ययन किया तो पता चला कि अरे ये तो पूरा आम आदमी पार्टी का प्रपंच है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, सेटिंग की होगी पर्दे के पीछे से। आम आदमी पार्टी ने उन सबको अपने साथ जोड़ा जो मोदी विरोधी हैं, लेफ्टिस्ट लॉबी है, पूरा इकोसिस्टम अपने साथ कर लिया। सारे ऐसे यूट्यूबर जो मोदी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, सारे ऐसे पत्रकार, सारे ऐसे मीडिया हाउसेस बॉलीवुड वाले जो उस समय अपनी पिक्चरें नहीं चलवा पा रहे हैं एजेंडा वाली, और कुछ जाहिर सी बात है पब्लिक भी है। मोदी को वोट मिले थे केवल 42%, 58% मोदी को वोट नहीं मिले। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा अमाउंट ऐसा है जो मोदी के खिलाफ भी है, उनको लामबंद करो और मुस्लिम्स को लामबंद करो। इन सबको एक करो और एक आंदोलन खड़ा करवाओ, कैसे भी मोदी की सरकार हिले और गिरे। केजरीवाल ये चाहता है आंदोलन के बाद सरकार जब गिर जाए तो केजरीवाल चेहरा बन जाए, और बहुत चांसेस हैं कि केजरीवाल को आगे किया जाए। कारण क्या है कि केजरीवाल यूएस बैक्ड आदमी है, मैक्सेसे अवार्ड इसे मिला है। अब तक देखा गया कि यूएस जिसको भी आगे करना चाहता है उसे कभी मैक्सेसे अवार्ड, कभी नोबेल पीस पुरस्कार जैसे पुरस्कार से नवाजता है।
अभी केजरीवाल 2024 में जेल गया था, तो उसके बाद यूएस की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, यूएन की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, कनाडा की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, लंदन की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। जबकि इस देश में कई और सीएम भी जेल गए हैं, बड़े से बड़े लोग जेल गए हैं, तब किसी विदेशी मीडिया ने या विदेश के किसी भी बड़े संस्था ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। केजरीवाल पर आई थी, डाउट उसी दिन हो गया था। खालिस्तानी पन्नू ने खुद कहा था कि केजरीवाल को हमने $16 मिलियन दिए थे कि केजरीवाल हमारे आदमी को छोड़ दे, लेकिन केजरीवाल छुड़वाने में विफल रहा। इस तरह से एक वीडियो बनाया था उसने। बातें आती रही हैं। अब हुआ क्या, जब इन तीन का अध्ययन किया तो इसमें जो आपको पहला आदमी दिख रहा है ये है विजेता दहिया। विजेता दहिया अपने आप को राइटर कहता है मैंने फिल्म राइटिंग की है, कहता है कि मैंने अलग अलग स्टोरीज राइटिंग की हैं, इस तरह से बातें करता है फिलोसॉफिकल। पर ये है किसका राइटर, किसका रिसर्चर है, आपको मैं तस्वीर के साथ दिखाता हूं। ये इन जनाब का रिसर्चर है, ये रहा विजेता दहिया। समझ गए अब आप? मैंने क्या कहा, पूरा इकोसिस्टम लामबंद है। अभी आने वाले समय में आप देखोगे इन सब के इंटरव्यूज आएंगे, बड़े बड़े पत्रकार जो यूट्यूब चैनल खोल करके बैठे हैं इनके इंटरव्यूज लेंगे, इन्हें प्रमोट करेंगे, इनकी पॉजिटिव बातें आपको बताएंगे। और विजेता दहिया के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए विजेता दहिया, ये रहा इसका इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए, और ये पोस्ट किसके बारे में किया गया है ध्यान से देखिए। Zohran Mamdani fought the New York mayor elections, and even though he was an underdog in the electoral fight, yet he recorded an outstanding victory. His opponents constantly tried to picture him as an Islamic fundamentalist, going to the extent of linking him with 9/11. यानी कि जोहरान ममदानी का समर्थन कर रहा था, जो न्यूयॉर्क का मेयर बना था। कह रहा था कि देखो वो आदमी अंडरडॉग था, किसी को उम्मीद नहीं थी जीत पाएगा, और लोग उसे कट्टर इस्लामी बता रहे थे, 9/11 के हमले से जोड़ रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति जीता। इस तरह से इसने कसीदे पढ़े हैं बहुत लंबे। ठीक है, किसके बारे में पढ़े हैं? जोहरान ममदानी के बारे में। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जोहरान ममदानी जब से न्यूयॉर्क का मेयर बना है तब से आरफा खानम शेरवानी, बड़े बड़े पत्रकार, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जो एसोसिएट करते हैं अपने आप को उस धर्म से, उन सब ने उसके कसीदे पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान से लिंक सुनना, लिंक किसकी बात करी है इसने? जोहरान ममदानी। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। चलो मैं इसी की बात कर लेता हूं, पहले इसी की बात करूं, चलो करता हूं। ये इसका दूसरा पोस्ट है, इसमें बड़े एक्सप्रेशंस ला करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं इसलिए भगवान में नहीं मानता। ठीक है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भगवान मानने की क्या जरूरत है, अपने आप को नास्तिक बता रहा है। ठीक, ये नास्तिक बताने वाला लड़का नास्तिक सिर्फ और सिर्फ सनातन के लिए है। उधर जोहरान ममदानी के लिए इसके आंसू बह रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है। गाजा को लेकर के इसने समय समय पे आंसू बहाए हैं क्योंकि वहां मासूम लोग मर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मासूम लोग तो दुनिया के हर देश में मर रहे हैं, वहां पर क्यों नहीं इन्होंने आंसू बहाए? मासूम लोग तो अभी ईरान में भी मरे हैं, मासूम लोग पाकिस्तान में भी मरते हैं, बलूचिस्तान में वो करता है जिस तरह के क्रियाक्रम, मासूम लोग अफगानिस्तान में मरते हैं। पिछले 15 साल में 4 लाख से ज्यादा मासूम लोग सूडान में मर चुके हैं, तब क्यों नहीं आंसू बहाया? चाइना ने उइगुर मुसलमानों को धीरे धीरे सेट कर दिया, रशिया ने तातार मुसलमानों को सेट कर दिया, यूक्रेन में मासूम लोग मरे हैं, तब तुम क्यों नहीं चर्चा करते? क्योंकि तुम एक एजेंडा से जुड़े हुए व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हें एक धर्म के लिए आंसू बहाना है। और धर्म तो खैर वो धर्म के लोग बाकी जगह भी मर रहे हैं, लेकिन उन धर्म के लोगों को, मासूम लोगों को मारने वाला इजराइल था, यहूदी था। तो तुम्हें उस बात से दिक्कत है कि यहूदी ने क्यों मार दिया। मैंने आपको बार बार बताया है कि मुसलमान दुनिया के हर कोने में मर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मारने वाला भी मुसलमान है। लेकिन जब मुसलमान को मारने वाला यहूद या हनूद होता है, यहूदी या हिंदू होता है, तब ये आवाज उठाते हैं, एजेंडा बनाते हैं और ऑल आइज ऑन रफा कर देते हैं। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ये उस कॉन्सेप्ट की चेन में जुड़े हुए एक कड़ी है, इसलिए जोहरान ममदानी ने दिख रहा है। एक चीज और बता दूं, जोहरान ममदानी तो न्यूयॉर्क का मेयर है, वहां पर काश पटेल भारत के हैं, वो वहां के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर हैं, जैसे यहाँ सीबीआई है, FBI है, उसके डायरेक्टर हैं। उनके लिए तो कभी आपने 2 शब्द नहीं बोले। ये है दोहरा चरित्र, ये है दोहरा चरित्र। और देखिए आप,
ज़ोहरान ममदानी पे आ जाता हूं। ज़ोहरान ममदानी ने एक नोट लिखा था जनवरी 2026 में उमर खालिद के पेरेंट्स को, और उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की थी कि हम चाहते हैं कि उमर खालिद जल्द से जल्द बाहर आए। उमर खालिद कौन है? उमर खालिद वो व्यक्ति है जो दिल्ली के 2020 के दंगों से जुड़ा हुआ है, जेल में है अभी भी उमर खालिद। फोटो दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए उमर खालिद और शर्जील इमाम। शर्जील इमाम कौन है? जिसने नारे लगाए थे, बकायदा वक्तव्य है, इसका वीडियो अवेलेबल है, जिसमें कह रहा था कि जो चिकन नेक है उसके पास 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो चिकन नेक को काट करके हम मेन इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकते हैं, अलग देश बना सकते हैं, आसाम को अलग कर सकते हैं। इस तरह का इसने भाषण दिया था शर्जील इमाम ने, और ये दोनों जेल में बंद हैं। लेकिन इनकी एक खूबी बताता हूं आपको, आइए एक चीज और दिखाता हूं। इन दोनों को ही 2020 का जो उमर खालिद आरोपी है 2020 के दंगों का, उसको 3 दिन की अभी स्पेशल कोर्ट से रिलीज मिली थी। 3 दिन के लिए बेचारे बाहर आए थे जमानत पे। क्यों आए थे? क्योंकि इनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन था, तो वो देखने आए थे। चलिए आप कहोगे कि भाई माँ का ऑपरेशन हो रहा है, 3 दिन के लिए भेज दिया तो क्या आफत आ गई। चलो मान लिया आपकी बात। शर्जील इमाम 10 दिन के लिए बाहर आए थे मार्च 2026 में, क्योंकि इनके भाई की शादी थी, शादी अटेंड करनी थी। मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग नौकरी करते रह जाते हैं, नौकरी के चलते उन्हें 2 दिन की छुट्टी नहीं मिलती और अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन की शादी अटेंड नहीं कर पाते। कई लोग खुद की शादी में 2 दिन की छुट्टी लेकर के आ पाते हैं। जो काम कर रहे हैं नॉर्मल, ये तो जेल में है, एंटी नेशनल है, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्हें 10 दिन की छुट्टी दे दी गई कि जाओ अपने भाई की शादी अटेंड कर लो। ये काम भी मार्च 2026 में हो रहा है, ये काम भी मई 2026 में हो रहा है। ज़ोहरान ममदानी का वो जो लेटर है जनवरी 2026 का है। काकरोच पार्टी मई 2026 में बनती है, काकरोच पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जून 2026 में, और इसी 2026 में ये मौका ढूंढा जाता है कि कौन सा एक मुद्दा पकड़ा जाए। सरकार की गलती से नीट का मुद्दा इनके सामने आ जाता है, उसको ये पकड़ लेते हैं। अब आप पूरी चेन समझ गए कैसे चल रहा है मामला? ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। आप कहोगे ठीक है, आपने 3 में से एक आदमी पकड़ लिया, हमें बता दिया, तो हम कैसे सच मान लें, या केवल एक आदमी के बुरे होने से हम सबको बुरा मान लें? मत मानो, बिल्कुल मत मानो। दूसरे पे आ जाओ। ये लड़का, इस लड़के के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका नाम है सौरभ दास। सौरभ दास पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों चल रहा है? सौरभ दास ने इस तरह के बयान दिए थे, लिखे थे, जिसके द्वारा ये कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष ले रहा था, और जो जज थी आपकी, उनके खिलाफ, जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के खिलाफ कुछ ना कुछ इसने वक्तव्य दिया था। आपको याद होगा वो वाला केस, जब केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं कोर्ट की सुनवाई में नहीं जाऊंगा, ना मैं कोई जवाब दूंगा, ना मेरा कोई वकील जवाब देगा, तब तक जवाब नहीं देंगे जब तक जस्टिस स्वर्णकांता नहीं हटे जाएंगी, या वो इस केस से अपने आप को अलग नहीं कर लेंगी। इसी में केजरीवाल के साथ सुर मिलाया था इसी व्यक्ति ने, जिसका नाम सौरभ दास है। तुझे क्या मतलब था? तुझे क्या मतलब था? बट तू आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, इसलिए तू सुर से सुर मिला रहा था। और सुनिए, सौरभ दास ने लास्ट ईयर जो एयर पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली में पूरा धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें फिर एक नक्सली को लेकर के भी नारे लगे थे, हिडमा को लेकर के, हर घर से हिडमा लिखने का। भाई तुम पोल्यूशन को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हो, हिडमा को निकाल रहे हो, क्योंकि वो पकड़ा जा चुका था या मारा जा चुका था। तो वो कहां से आ गया? वो नक्सली है, तुम अर्बन नक्सल हो, तुम उनकी विचारधारा को लेकर आना चाहते हो, कम्युनिज्म फैलाना चाहते हो। और इसलिए ये एयर पोल्यूशन का जो पूरा ड्रामा था, उसको रचने में एक व्यक्ति ये भी था, और पुश करने में भी ये था। देख लो आप, मैं हवे में बात नहीं कर रहा। द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली डिमांड्स अ पीसफुल मास प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स। दिल्ली का एयर पोल्यूशन डिमांड कर रहा है कि सड़कों पर आकर के हम पीसफुल और एक बड़ा प्रोटेस्ट करें। यह डिमांड 10 साल से नहीं करी थी जब केजरीवाल की सरकार थी। सड़कों पर लेके आओ लोगों को, ये इनका उद्देश्य है। आगे आइए, इसको तो मैं बता ही चुका हूं, आगे आइए। ठीक है, सौरभ दास कह रहा है, सपोर्ट कर रहा था
किसी मुस्लिम ने कोई वक्तव्य दिया था यहाँ पर, जिसको लेकर के बीजेपी वालों ने भारत माता की जय का नारा लगाया था, जिसको लेकर के इन्हें लग रहा था टेरिबल टू हियर। ये क्या सुन लिया? टेरिबल टू हियर सम रूलिंग पार्टी एमपीज हेकल अ मुस्लिम एमपी विद चैंट्स ऑफ भारत माता की जय एंड जय श्री राम एज सून एज हिज नेम इज कॉल्ड आउट एंड ही मेक्स हिज वे टू द पोडियम। लो लाइफ डीजेनरेट्स। कि जैसे ही मुस्लिम एमपी का नाम पुकारा गया, जैसे वो पोडियम की तरफ आने लगे, तुरंत भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगे। ये सुनकर बड़ी घृणा होती है सौरभ दास को, है ना। सौरभ दास दूसरा ये रहा, 6 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। इस बात को लेकर के इन्हें बड़ा दुख है और इसे एक सैड डे मानते हैं हिस्ट्री का। मार्क्स अ सैड डे इन द इंडियाज हिस्ट्री। आप मानते हैं क्या? जिस जगह आज हमारा राम मंदिर पुनः हमें प्राप्त हुआ है, वो पहले मस्जिद से घिरी हुई थी, सो कॉल्ड मस्जिद से। जब वो गिराई गई तो वो 6 तारीख थी और 6 तारीख को ये हिस्ट्री का सैड डे मानते हैं। देख लीजिए, आगे आइए। ये रहा आपका सौरभ दास, बगल में खड़ा है उमर खालिद। उमर खालिद कौन है? दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड। पिक्चर क्लियर है? ये रहा, ठीक है। तीसरा व्यक्ति है आपका ये, तीसरा व्यक्ति, अच्छा देखो ये रहा, ये तो बड़ा ही दिलचस्प व्यक्ति है। ये व्यक्ति आम आदमी पार्टी राजस्थान का स्पोक्स पर्सन रहा है। आशुतोष नाम का ये व्यक्ति लंबे समय से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है। आशुतोष रंका, कॉकरोचेस यूनाइट इसने किया पोस्ट, ठीक है। लेट्स रिक्लेम आर कंट्री, रिक्लेम कर लो अपनी कंट्री को, ठीक है। ये इसकी तस्वीर है और आशुतोष रंका ये रहा, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, IIT कानपुर से पढ़ा है। और देखो किस तरह के पोस्ट करता था, आप इज इमोशन, आप इज इमोशन, आप इज लव, आप इज लाइफ। वाह वाह वाह। Arvind Kejriwal might have made a ton of mistakes in his life, but what he, Manish Sisodia, Sanjay Singh, and others have gone through and still remained firm is just incredible. कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने हो सकता है जिंदगी में कुछ गलतियां की हों, लेकिन आज जिस तरह से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बिल्कुल टफ बने हुए हैं और जिस तरह से गुजर रहे हैं, वो एक अपने आप में इनक्रेडिबल है। जब जेल वेल जा रहे थे वो लोग और अड़े हुए थे बेशर्मों की तरह, उसको इनक्रेडिबल बता रहा है। अब ये कॉकरोच पार्टी का प्रवक्ता बन गया है। फैसला आप कर लीजिए कि क्या ये एक साजिश है या एक ऑर्गेनिक तरीके से हुआ कोई मूवमेंट है। फैसला आपका। और मैं फिर बोल रहा हूं, धीरे धीरे अब आप देखना, अलग अलग जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ये पत्रकार हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट, सब इनको तवज्जो देंगे, सब इनको मंच देंगे, इनकी बात को आगे लेके आएंगे, इनको डिफेंड करेंगे और इनकी हर बात को ऐसे पेश करेंगे कि जैसे ऑर्गेनिक है। ये जो पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ है, इसका लिंक है यूएस से, जोहरान ममदानी, वहाँ से शर्जील इमाम और उमर खालिद, वहाँ से वो सारे लेफ्टिस्ट लॉबी के लोग जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं। इन्होंने एक चेहरा आगे किया जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उसने अपनी पार्टी का इस्तेमाल किया, अपने लोग आगे किए, उनसे एक कॉकरोच पार्टी बनवाई, उनसे ये प्रोटेस्ट करवाने जा रहा है। अब आपका फैसला है, आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। मैं तो ऐसे ही आपको अपडेट करता रहूँगा। आगे कुछ भी होता है तो अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।